Hello students, I am Benazir Fatima, your chemistry teacher for the session 2020-2021. For some days now we will revise all the topics which we have done in chemistry, and we will start the revision from mole concept. So today we will be revising mole concept, which is a very important topic or very important concept, and it is there in lesson 1 of your chemistry textbook. तो मोल कंसेप्ट में अगर हम बात करें कि मोल क्या है बेसिकली, तो मोल को हम बोलते हैं कि मोल जो है वो एक यूनिट है मेजरमेंट की या काउंटिंग की। हम जब केमिस्ट्री में डील करते हैं तो केमिस्ट्री में हम बहुत ही बेसिकली छोटे पार्टिकल्स, छोटे साइज़ के पार्टिकल्स के साथ डील करते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मॉलिक्यूल, एटम, दे आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज़। तो ऐसी चीज़ों के लिए जो बहुत ही छोटी हो साइज़ में, उनकी जब हम काउंटिंग की बात करेंगे तो काउंटिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगी, और हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ही डिफ़िकल्ट और टीडियस हो जाएंगे। तो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मोल कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। तो मोल, अगर आपसे पूछा जाए मोल है क्या, तो मोल बेसिकली एक यूनिट है मेजरमेंट का या काउंटिंग का। जैसे मीटर, अगर आपको डिस्टेंस बताना है और आप मिलीमीटर में डिस्टेंस बताएं कि यहाँ से मून तक का डिस्टेंस कितना है और मिलीमीटर, तो एक बहुत बड़ा नंबर आएगा। लेकिन उसी को अगर आप सिंप्लीफाई कर दें, आप माइल्स में बताएंगे, तो वो नंबर जो है वो रिड्यूस होकर एक छोटे नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमें याद रखना, और अगर कुछ कैलकुलेशंस में ज़रूरत पड़ रही है तो हम उसको यूज़ कर लेंगे, तो वो सिंप्लीफिकेशन हो जाएंगे हमारे कैलकुलेशंस, राइट। तो जैसे हो गया मीटर, किलोमीटर, माइल्स, या फिर डज़न जो हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। कि अगर हम एप्पल्स की बात कर रहे हैं तो अगर हम 250 एप्पल्स बोल रहे हैं, उसी को अगर हम सिंप्लीफाई करके डज़न में बोल देंगे तो अगेन हमारे कैलकुलेशंस और हमें याद रखना कन्वीनियंट हो जाएगा। तो मोल कंसेप्ट इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया है बिकॉज वी आर डीलिंग विद वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इन केमिस्ट्री, एंड वी कैन नॉट टेल देम इन exact number of particles. Particles, you know, can be atoms, ions, molecules, electron, proton, neutrons. तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम मोल को यूज़ करते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल में एक वीडियो किया था, और उस वीडियो का लिंक रहेगा क्लास में, आप उसको दोबारा से देख सकते हैं। जब हम 1 मोल की बात करते हैं, जैसे 1 डज़न की बात करते हैं, 1 डज़न इज इक्वल टू 12 होता है। सेम वे अगर हम 1 मोल की बात करें कि 1 मोल कितने यूनिट्स के बराबर आ रहा है, तो 1 मोल होता है एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ए। एन भी कैपिटल है, ए भी कैपिटल है। ए इज़ फॉर एवोगैड्रो, एन इज़ फॉर नंबर, और उसके बराबर है। और वो नंबर कितना है वो आपको बिल्कुल अच्छे से रट लेना है कि इट्स दिस 6.022 इंटू 10⁻23, एंड आई टोल्ड यू earlier कि sometimes it is written 6.023, जस्ट टू अगेन आपको अच्छे से लर्न हो जाए, उसके लिए यहाँ भी 23 कर देते हैं, यहाँ भी 23, ताकि आपको याद करना आसान हो जाए। तो द वैल्यू ऑफ 1 मोल इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये तो हो गया मोल का इंट्रोडक्टरी पार्ट कि मोल बेसिकली क्या है। एक काउंटिंग की यूनिट है, नथिंग एल्स। 1 मोल की वैल्यू क्या होती है, तो 1 मोल की वैल्यू है इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, राइट। अब हम मोल कंसेप्ट में कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं, या कुछ टर्म्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, उनको भी हम क्लियर कर लेते हैं कि वो टर्म्स क्या हैं। जैसे अगर हम एक एटम के मास की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। एक मॉलिक्यूल के मास की बात करते हैं तो हम बोलते हैं मॉलिकुलर मास, ठीक है। इसी तरह से जब हम मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस बात करेंगे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, तो वो कहलाता है हमारा मोलर मास। तो मॉलिकुलर मास और मोलर मास में डिफरेंस पूछा जाए तो मॉलिकुलर मास बेसिकली है द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, लेकिन जब उतने ही हमारे पास 1 मोल मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो उनके मास को हम बोलेंगे मोलर मास। यहाँ ब्रैकेट में लिखा भी है कि मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस के मास को हम बोलते हैं मोलर मास। अब इसको हमने कैटेगराइज कर लिया कि अगर वो 1 मोल ऑफ एटम्स हैं, तो उनको हम बोल देते हैं GAM, जिसका फुल फॉर्म है ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है।
इसको भी हमने पहले डिटेल में पढ़ा है। और अगर वही हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं तो हम उसको बोल देते हैं ग्राम मॉलिकुलर मास। ग्राम मॉलिकुलर मास इज बेसिकली मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ग्राम एटॉमिक मास इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राम एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, ये तो हो गया थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट। अब मोल कंसेप्ट में बेसिकली जो है बहुत थोड़े से आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने जॉट डाउन किए हैं सारे फॉर्मूलाज, तो वो थोड़े से ही फॉर्मूलाज यूज़ हो रहे हैं। क्या फॉर्मूलाज हैं वो? पहला फॉर्मूला है कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, कोई भी हमें गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दे रखा है कि 48 ग्राम H2SO4 है या फिर 98 ग्राम H2SO4 है या कुछ भी XYZ कुछ भी दे रखा है अगर, और उसमें पूछा जाए कितने मोल्स होंगे, समझ में आ रही है बात? कि आपको एक मास ऑफ सब्सटेंस दे रखा है, वो सब्सटेंस एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, तो आपसे पूछा जाए उसमें कितने मोल्स होंगे या उसको आप मोल में कन्वर्ट करिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे छोटी क्लासेस में आपसे कहा जाता है कि 48 बनानाज अगर आपके पास हैं या एप्पल्स हैं, तो वो इसका मतलब कितने डजन आपके पास बनानाज या एप्पल हैं। तो बस बिल्कुल वैसे ही है कि उस मास में अब आपसे पूछा जा रहा है कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे या उनको मोल्स में कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो पहला फॉर्मूला हमारे पास है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम स्मॉल n यूज़ करते हैं। तो स्मॉल n यहाँ पे लिखा हुआ है, और स्मॉल n को हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था कि वो जो है शेल को भी रिप्रेजेंट करता है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हमारा जैसा प्रॉब्लम होगी उससे में समझ में आ जाएगा कि n का मतलब क्या है। यहाँ पे n इज नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू जो भी मास दिया हुआ है और उसको हम डिवाइड कर देंगे। अब वो मास अगर एटम्स का दिया हुआ है तो हम एटम के ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, और अगर वो मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो ग्राम मॉलिकुलर मास से कर देंगे। अभी आपको इसका एक एग्जांपल भी करके दिखाएंगे। दूसरा, अगर इंस्टेड ऑफ मास हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हों कि इतने इतने XYZ हमारे पास पार्टिकल्स हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे, तो सिंपल आपको करना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि n निकालने के लिए जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं दैट विल बी डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। हम एवोगैड्रो नंबर यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 से उसको डिवाइड कर देंगे, तो उतने पार्टिकल्स को हम नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे। ये दूसरा फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला हम इन्हीं दोनों को कंबाइन करके भी बना सकते हैं। कंबाइन करके कैसे? कि इस n की जगह पे अगर हम गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिकुलर मास या जो भी ग्राम एटॉमिक मास रखना हो वो रख दें, दैट विल बी इक्वल टू दिस। तो हम इस दोनों को कंबाइन करके एक तीसरा फॉर्मूला भी बना सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये दो फॉर्मूला तो हैं ही है। तीसरा फॉर्मूला, अगर हमारे पास गैसेस दे रखी हो तो फिर हम ये दो फॉर्मूलाज यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, गैसेस का हमें पता है वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम लीटर्स में दिया होता है। ठीक है, लीटर्स भी हो सकता है, वो ml भी हो सकता है, या क्यूबिक सेंटीमीटर में भी होता है। तो अगर लीटर्स में वो दे रखा है, यानी वॉल्यूम दे रखा है गैसेस केस में, तो एक लॉ आपने पढ़ा है कि ऑल गैसेस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर्स एट NTP, यानी नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, या फिर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर जिसको हम बोलते हैं STP। तो जो गिवन वॉल्यूम होगा यहाँ पे V जो है दैट इज गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, पूरा लिख देते हैं, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस है ये। ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे? 22.4 लीटर से हम डिवाइड कर देंगे, तो वी विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस। बस बेटा ये तीन ही फॉर्मूला है। अब इसमें आपको करना क्या है, जो भी प्रॉब्लम आपको दे रखी हो उस प्रॉब्लम का लॉजिक को समझ के उस हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई करने हैं। ये भी हो सकता है कि कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे पास होती हैं कि हमें कुछ जो पहले हम फॉर्मूलाज पढ़ चुके हैं, हो सकता हो उस फॉर्मूला को भी अप्लाई करने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो वो पहले के पढ़े हुए हैं इसलिए उनको यहाँ पे दोबारा नहीं बताया जा रहा है, वो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या फॉर्मूलाज हैं वो। फॉर एग्जाम्पल एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है जहाँ पे हम बात करते हैं डेंसिटी, मास और वॉल्यूम की रिलेशनशिप। डेंसिटी, मास और वॉल्यूम इसलिए बता रहे हैं कि हो सकता हो यहाँ पे आपको गैस का वॉल्यूम डायरेक्टली ना दे रखा हो, राइट, वहाँ पे कुछ मास दे रखा हो या कुछ डेंसिटी दे रखी हो, तो फिर आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि क्या रिलेशनशिप आती है। फॉर्मूला भूल भी जाएं कि कौन सा वेरिएबल किधर है तो आपको इतना तो फिजिक्स भी पढ़ते हैं आप, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, तो इतना तो आइडिया है कि डेंसिटी को हम किस यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम पर सीसी, इसी तरह से आता है। ठीक है, तो ग्राम पर ml या ग्राम पर सीसी में, तो ग्राम पर सीसी का मतलब क्या हुआ कि जो मास है वो ऊपर रहेगा और जो हम वॉल्यूम की बात करेंगे वो डिनोमिनेटर में आएगा, राइट। तो फॉर्मूला क्या होता है, जो अगर हम डेंसिटी, मास और रिलेशनशिप की बात करें तो डेंसिटी इज इक्वल टू
मास अपॉन वॉल्यूम, ये रिलेशनशिप आती है डेंसिटी, मास और वॉल्यूम में। मास को हम बोल देते हैं ग्राम में आ रहा है, और ये हम सीसी या एमएल में बात कर लेते हैं। सीसी इज क्यूबिक सेंटीमीटर या मिलीलीटर में आ जाता है। तो ये डेंसिटी, मास और वॉल्यूम का रिलेशनशिप है। तो हो सकता हो कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपने जो फॉर्मूलाज पहले पढ़ रखे हैं उनकी ज़रूरत पड़े। अदरवाइज मोल कंसेप्ट में बस यही 3 फॉर्मूलाज हैं जिनको हम घुमा फिरा के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बात को समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब एक प्रॉब्लम के थ्रू हम इसको और समझना चाह रहे थे, उससे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए कि कभी कभी क्वेश्चंस में लैंग्वेज कुछ ऐसी होती है जिससे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि पूछने की क्या कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि कभी कभी लिखा है कि फाइंड आउट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4। तो अब क्या पूछना चाह रहे हैं आपको समझ में नहीं आएगा। फाइंड आउट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4 या फिर 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो वो क्या पूछ रहे हैं, ग्राम एटम का क्या मतलब है यहाँ पे, या फिर ग्राम मॉलिक्यूल या फिर ग्राम आयंस का क्या मतलब है। तो इट्स नथिंग, सिंपली अगर वो ग्राम एटम्स आपसे पूछ रहे हैं इसका मतलब वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम पूछ रहे हैं कि जितना मास आपको दे रखा है उसमें कितने मोल्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, एटम्स कितने प्रेजेंट हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, तो वो टोटल आपसे एटम्स पूछ रहे हैं और मोल्स में पूछ रहे हैं, राइट। इसी तरह ग्राम मॉलिक्यूल्स अगर उन्होंने आपको कैलकुलेट करने को कहा है, दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, एंड ग्राम आयंस की अगर बात करिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस की बात कर रहे हैं। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि 2-4 बच्चों ने क्वेरी करी थी लास्ट क्लास में कि ग्राम एटम का क्या मतलब है। तो ग्राम एटम का मतलब सिंपल है नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स किसके, एटम्स के। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड आउट GA, GM एंड ग्राम आयंस। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, GA इज फॉर ग्राम एटम्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स एंड ग्राम आयंस निकालने हैं। वही 98 ग्राम H2SO4 ले लिया है। इसमें आपको ग्राम एटम्स भी निकालने हैं, ग्राम मॉलिक्यूल्स भी निकालने हैं और ग्राम आयंस भी निकालने हैं। तो ऊपर मीनिंग लिखी हुई है कि आपको निकालना क्या है। ठीक, अब 98 ग्राम H2SO4 में कितने मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल हम पहले निकाल लेते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स या कितने मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो निकालने का जो फर्स्ट फॉर्मूला भी हमने किया था वही फर्स्ट फॉर्मूला हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास। किसका मॉलिकुलर मास, जो भी सब्सटेंस हमें यहाँ प्रॉब्लम में दिया होगा उसका मॉलिकुलर मास। अब मॉलिकुलर मासेस कैसे निकालते हैं वो भी आज की क्लास में PDF में अटैच्ड है कि आप कैसे निकालोगे। फिर से वही चीज़ आ जाती है कि मॉलिकुलर मास निकालने के लिए या केमिस्ट्री में कुछ भी पढ़ने के लिए आपको एटलीस्ट फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस और एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। और अब तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी, क्योंकि आपको सेकेंड चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ाया जा चुका है। अगर कॉन्फ़िगरेशन का आपको आइडिया नहीं होगा तो बहुत सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। एनीवेज, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे मॉलिकुलर मास की, तो हमें मॉलिकुलर मास की ज़रूरत पड़ेगी H2SO4 की। किस तरह से हम निकालेंगे, मास निकालना है तो हर एटम का मास यानी कि एटॉमिक मास की इंफॉर्मेशन हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हर हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो 2 × 1 हो जाएगा, फिर प्लस करते चलते हैं। यानी कि जितने भी इसमें एटम्स हैं उनके मासेस को हम प्लस करेंगे, और अगर वो एटम रिपीट हो रहा है तो मास को हम उतने ही नंबर से, जो यहाँ पे लगा होगा सबस्क्रिप्ट में नंबर, उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 हाइड्रोजन थे और हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 × 1 हो गया। सल्फर कितने एटम लगे हुए हैं, 1, सल्फर का मास कितना होता है 32, और 4 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, तो 4 ऑक्सीजन को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 16 से, क्योंकि किसका मास कितना होता है, ऑक्सीजन का 16। और ये आप जब पूरा सम करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी 98। H2SO4 का मास 98 है। जब आप और पढ़ेंगे अभी 1 आध साल तो अब मॉलिकुलर मासेस तो आपको कुछ सब्सटेंसेस के रट भी जाएंगे कि इस सब्सटेंस का ये मॉलिकुलर मास होता है। ठीक है, नहीं भी रटे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, आप बहुत सेकेंड्स में उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने गिवन मास रखा 98, मॉलिकुलर मास रखा 98, हमारे पास आ गया 1 मोल, कट गए दोनों, 1 आ गया। तो 1 मोल ऑफ H2SO4 प्रेजेंट है बेसिकली किसमें, 98 ग्राम H2SO4 में। और 1 मोल ऑफ H2SO4 मतलब क्या, ग्राम मॉलिक्यूल्स, यानी 98 ग्राम में 1 मोल ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स होंगे। अब 1 मोल ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स कितने हुए, इसका मतलब 98 ग्राम में 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। इतने मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर ऑफ H2SO4।
आ रही है बात समझ में? और इस नंबर को आप बहुत छोटा नंबर में समझिएगा, दिस नंबर इज़ वेरी वेरी ह्यूज, बहुत ही बड़ा नंबर होता है। आप इसको रख के देखिए कितने जीरोज आएंगे, बहुत सारे जीरोज आएंगे, दैट मीन्स इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर। तो सिर्फ 100 ग्राम भी नहीं है, सिर्फ हमारे पास 98 ग्राम H2SO4 है, और 98 ग्राम H2SO4 में कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, इतने ढेर सारे मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। तो इससे एक और कंक्लूजन यही निकला कि इसका मतलब मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल एंटिटीज, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही छोटे। ठीक है, अब इतने मॉलिक्यूल्स रख के अगर हमें अपने कैलकुलेशंस करने हो तो कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इंस्टेड ऑफ सेइंग इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 हम कह देते हैं 1 मोल ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स, बात एक ही है। अब 1 रख के हम अपने कैलकुलेशंस करेंगे तो वो सिंपल हो जाएंगे हमारे लिए, बस इतना ही पर्पस है मोल कंसेप्ट का। अब उन्होंने हमसे पूछे थे ग्राम मॉलिक्यूल्स, वो तो हमने निकाल दिए। अब आप कहोगे मैम पहले तो ग्राम एटम्स लिखा था, पहले ग्राम मॉलिक्यूल निकाल देंगे तो हमारे कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगे। अब हम ग्राम एटम्स निकाल देंगे, कैलकुलेट तो हमें तीनों चीज़ें ही करनी है। ग्राम एटम्स कैसे निकलेंगे, मोल्स ऑफ एटम्स कैसे निकलेंगे। 98 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, तो आप देखिए H2SO4 2 हाइड्रोजन के एटम 2 हो गए, एक सल्फर 3, 4 ऑक्सीजन हो गए, 7 एटम्स प्रेजेंट हैं, जिसको हम मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी भी कहते हैं। तो एटॉमिसिटी यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन H2SO4 मॉलिक्यूल्स आर 7, राइट। तो इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 में टोटल एटम्स पूछे जाएं तो कितने होंगे, तो आइदर हम इसको क्या करें 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकल आएंगे। लेकिन उन्होंने हमसे टोटल एटम्स बताने को नहीं कहा है, उन्होंने हमसे ग्राम एटम्स बताने को कहा है, यानी मोल्स ऑफ एटम्स बताने को कहा है। तो देखिए कैसे सॉल्व किया है कि सिंस 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 हैज 7 एटम्स, तो टोटल एटम्स इन 2 मोल्स, यानी 2 मोल्स नहीं होगा, दिस इज 1 मोल, दिस इज 1 मोल। तो आप समझ रहे हैं, टोटल एटम्स इन 1 मोल हमें निकालना है। और 1 मोल क्या मतलब क्या था, इतने मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे, तो इतने मॉलिक्यूल्स को अगर हम मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो एटॉमिसिटी कितनी थी 7, और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1, और हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वी विल गेट 7 ग्राम। 7 ग्राम एटम्स हमारे पास आएंगे, 7 ग्राम एटम्स, यानी हमारे पास निकल के आए हैं 7 मोल्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। पूरा लिख देते हैं सेंटेंस, 7 मोल्स, जिसको हम बोल रहे हैं ग्राम एटम्स, ठीक है, ऑफ या इन 98 ग्राम H2SO4, राइट। और अगर अब इसमें आपसे टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछ लिए जाएं कितने होंगे, तो कुछ नहीं करना है, 7 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 7 × Na, एवोगैड्रो नंबर। तो टोटल एटम्स निकल आएंगे कि 98 ग्राम H2SO4 में अगर हम टोटल एटम्स की बात करें तो टोटल एटम्स हमारे इतने आ जाएंगे, ठीक है। Now in the same manner we will find out total number of ions also. अब H2SO4 का हमें आयोनाइजेशन करना पड़ेगा पहले तो आयंस निकालने के लिए कि एक मॉलिक्यूल कितने आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक मॉलिक्यूल जितने आयंस प्रोड्यूस करेगा, तो जो गिवन मास था उसका, उस जैसे 98 ग्राम H2SO4 का, तो हम टोटल नंबर ऑफ आयंस को उसके नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो वी विल गेट ग्राम आयंस और मोल्स ऑफ आयंस। हमें ग्राम आयंस मिल जाएंगे या फिर मोल्स ऑफ आयंस मिल जाएंगे, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम पहले H2SO4 का आयोनाइजेशन कर रहे हैं। अब H2SO4 का आयोनाइजेशन कैसे करेंगे, हम मॉलिक्यूल लिखते हैं, ठीक है, डिसोसिएट होगा ये, आयोनाइज होगा ये, और जब भी आयोनाइजेशन हम लिखते हैं तो उसमें एक इक्विलिब्रियम कंडीशन भी आती है, जिसको अभी फिलहाल आप ये समझ सकते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, तो ये डबल हेडेड एरो से दिखाते हैं। क्यों, क्योंकि ये आयोनाइज होगा तो ये आयंस प्रोड्यूस करेगा, और यही आयंस जब वापस से कंबाइन कर जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसलिए रिवर्सिबिलिटी दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएंगे 2H+, 2 तो प्रोटॉन आएंगे या H+ आएंगे, और एक आयन हमारे पास आएगा SO4 2- का। आयंस पूछे हम, सल्फर और ऑक्सीजन अलग अलग नहीं करेंगे, इसमें हमारा सल्फेट आयंस है और H+ आयन है जिसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं, ठीक है।
तो हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन, तो टोटल कितने आयंस आ रहे हैं 3 आयंस, और टोटल मोल्स हमने कितने निकाले थे 98 ग्राम में 1 मोल, तो टोटल मोल्स ऑफ आयंस या ग्राम आयंस कितने हो जाएंगे 3 मोल्स ऑफ आयन। ठीक है, तो टोटल आयंस इन 3 मोल्स में अगर हम निकालें तो इन 3 मोल्स तो क्या हो जाएंगे 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर इतने। तो ये बेटा डिफरेंस समझ में आ रहा है, ये टोटल आयंस हमने निकालेंगे 98 ग्राम H2SO4 से इतने आयंस प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, और जब ग्राम मोल्स में हम बात करेंगे तो वो हमारे 3 मोल्स ऑफ आयंस हैं या फिर 3 मोल्स ऑफ ग्राम आयंस हैं। तो डू नॉट गेट कन्फ्यूज, अगर इंस्टेड ऑफ आपसे मोल्स पूछने के बजाय उन्होंने ग्राम एटम पूछ लिया है, और बस मोल्स के आप फॉर्मूला याद रखिए। क्लास में सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं जो एज इट इज़ आपको अपनी नोटबुक में कॉपी में जिसमें भी आप क्लास वर्क करते हैं उसमें कॉपी करना है। ठीक है, और अपनी कॉपी रेडी रखनी है करेक्शन के लिए, कि जब करेक्शन के लिए बोला जाए तो आप PDF बना के कॉपी सबमिट कर दीजिए। सबकी मीन्स ऑल द स्टूडेंट्स हु आर देयर इन क्लास 11th A, सबकी कॉपी रेडी होनी चाहिए फॉर करेक्शन वर्क बेटा। ठीक है, और ये क्वेश्चंस जो PDF में प्रोवाइडेड हैं क्लास में, ये तो आप सॉल्व करेंगे ही अपनी कॉपी में, और आप जो है एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिए, क्योंकि फिर वही वाली फ्रेज मैं अपने बच्चों से हमेशा बार बार कहती हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन या फिर आप कहिए वुमेन परफेक्ट। ठीक है, बॉय और गर्ल परफेक्ट, अ स्टूडेंट परफेक्ट। तो अगर परफेक्शन चाहिए है, आपको चाहिए कि आपको आगे कोई डाउट ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम्स ना आए, आपको चीज़ें एक बार में समझ में आ जाएं, तो उसके लिए हमें अपना फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। यानी जब हमें बेसिक्स पढ़ाए जा रहे हों किसी सब्जेक्ट के, तो हमें बेसिक्स पे अच्छे से फोकस करके और उसकी खूब प्रैक्टिस करनी है, ताकि इन फ्यूचर हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। रेफरेंस वीडियो भी साथ में है, ज़रूर देख लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके व्हाट्सएप पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हो।